सामीन कराम, आप सुन रहे हैं एक दिलचस्प कहानी जिसका नाम है कलंदर ज़ात। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 38 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। जसपाल काफी देर से कॉरिडोर में बैठा था। उसने देखा था कि शाहिद गार्ड्स के साथ शोरूम के लिए निकल गया है। उसका बाप मोइनुद्दीन घर पर ही था। एकदम से सुकून छा गया था, जिसकी वजह से जसपाल को बेचैनी महसूस होने लगी। सब कुछ अचानक कैसे ठीक हो गया? क्या परसाराम और मेहरल शाह का खात्मा इतना आसान था? वो जिस कदर ताकतवर बंदे थे, महर सिकंदर अपना खेल खेल रहा था, वो महज चुटकी में खत्म हो गए। कहीं ना कहीं ऐसा था जहां उलझन थी। क्या शाहिद अब महफूज है? सारा के लिए कोई खतरा नहीं? क्या महरल शाह, महर सिकंदर और परसाराम के लोग उनका पीछा नहीं करेंगे? उनके पीछे तो हुकूमत के लोग थे। क्या उन्होंने जरा सा भी उन लोगों को तलाश नहीं किया? वो काफी देर से इसी वजह को तलाश कर रहा था। ऐसी क्या वजह है कि हलचल नहीं हुई और बदर ने बड़ी आसानी के साथ मामलात हल कर दिए? ये आसानी और सुकून जसपाल को हजम नहीं हो रहा था। कहाँ खोए हुए हो जसपाल? तानी ने उसके पास आकर कहा। उसके हाथ में चाय का मग था, जिसे उसने जसपाल को थमाया और उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। तब उसने चाय का सिप लेकर सोचते हुए लहजे में अपनी जहनी कैफियत के बारे में उसे आगाह किया। मुमकिन है जो तुम सोच रहे हो वो जिस कदर दुरुस्त हो सकता है, उसी कदर गलत भी हो सकता है। दरअसल तुम मुजरिमाना ज़हनियत नहीं रखते हो, वरना तुम्हें एहसास होता कि शहर और इलाकों पर तसल्लुत के लिए कैसे लड़ते हैं। क्या बदर रोही से ताल्लुक़ रखने वाला नहीं है? क्या वो मुजरिमाना ज़िंदगी गुजार रहा है और वो ये जो कुछ कर रहा है, सब ठीक है? जसपाल ने पूछा। बदर का ताल्लुक़ रोही से ही है। वो मुजरिम भी नहीं, लेकिन इस शहर का मिजाज ऐसा है कि इसके साथ ऐसे ही चलना पड़ता है, तानी ने कहा। मैं तुम्हारी बात समझा नहीं, उसने कहा। सुनो, जिस तरह हर शहर की अपनी सकाफत होती है, माहौल होता है, उसी तरह वहाँ की जेर ज़मीन दुनिया का भी अपना माहौल और मिजाज है। जैसे मुंबई में भाईगिरी चलती है, वो माहौल तुम अमृतसर में नहीं पाओगे। लाहौर और कराची के अंदाज में फ़र्क है। हाँ, बहुत हद तक मुंबई और कराची के मुजरिमाना माहौल में यकसानियत है। ऐसा क्यों है ये मैं नहीं जानती। तानी कहते कहते आखिर में अपनी बात गोल कर गई। मैंने शहरों के मुजरिमाना माहौल पर कोई तहकीक नहीं करनी, तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो? जसपाल ने कहा। इसलिए कि जो हो रहा है, इसे सुकून से देखो। जितना काम जिम्मे लगा है उस पर गौर करो। और तानी ने कहना चाहा तो जसपाल ने गुस्से में कहा, बकवास कर रही हो तुम। जिस काम के लिए हम आए थे वो तो हो चुका। अब यहाँ क्यों पड़े हैं? ऐसे ही कहानियां सुनाई जा रही हो मुझे। ओह, तुम तो नाराज हो गए यार। खैर, तुम आराम करो, हम बाद में बात करते हैं। तानी ने उठते हुए कहा तो ठीक उसी वक्त जसपाल का फोन बज उठा। उसने सुना तो दूसरी तरफ शाहिद था। जसपाल, मैं यहाँ शोरूम पर तो आ गया हूँ, लेकिन मैं महसूस कर रहा हूँ कि सब ठीक नहीं है। शाहिद ने तशवीश से बताया। क्यों, क्या महसूस हो रहा है? उसने सीधा होते हुए पूछा। सुबह से कई मशकूक लोग शॉप का चक्कर लगा चुके हैं। अभी कुछ देर पहले एक औरत ने तो मुझसे ये भी पूछ लिया कि परसाराम के घर से जो जेवर निकला है वो दिखाओ, वो खरीदार है। शाहिद ने घबराए हुए अंदाज में कहा तो जसपाल ने पूछा, बदर को बताया? हाँ, मगर वो उलझा हुआ है, अभी तक पलट कर जवाब नहीं दिया, उसने बताया। ठीक है, मैं आ रहा हूँ, तुम घबराओ मत, जसपाल ने एकदम से कहा और उठ गया। तानी उसे गौर से देख रही थी। उसके पूछने पर जसपाल ने बताया तो वो बोली, कुछ देर ठहर जाओ, मैं अभी तुम्हें बताती हूँ। ये कहकर वो तेजी से अंदर की जानिब चली गई। वो दोबारा बैठ गया और तेजी से इस मौजूदा सूरत हाल के बारे में सोचने लगा। तकरीबन 20 मिनट के बाद तानी वापस आई तो उसके लबों पर मुस्कुराहट थी। लो भाई, तुम जो समझ रहे थे बात तो कुछ ऐसी ही है। चलो रास्ते में बताती हूँ। ये कहकर वो पोर्च की जानिब चल पड़ी। बिलोची उनके इंतजार में था। कुछ लम्हों के बाद वो शाहिद के शोरूम की तरफ जा रहे थे। अब बताओ क्या बात है? यहाँ पर जो रोही का नेटवर्क है उसके मुताबिक बदर बुरी तरह फंस चुका है। उसने जल्दबाजी की और महरल शाह के सारे मामलात को अपने हाथ में ले लिया। अंडरवर्ल्ड के लोग इतनी जल्दी महरल शाह को नहीं भूले, और ना ही उसके लवाहिकीन। वो बदला लेने को मैदान में उतर रहे हैं। यार, तू कहानियां मत सुना, असल बात बता, जसपाल ने कहा। जिस औरत के बारे में शाहिद ने बताया है कि वो उसके पास परसाराम के जेवरात
اور جواہرات کا پوچھنے آئی تھی وہ صرف ایک پیغام تھا۔ ایک تیسرا گروہ یا پھر وہی لوگ پوری طرح میدان میں آ گئے ہیں۔ وہ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، یہ پتہ کرنا ہے۔ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا، اور وہ بھی مرا ہوا۔ جسپال نے حقارت سے کہا تو تانی نے اس کی طرف دیکھا اور پوچھا، جسپال تم کچھ چڑچڑے نہیں ہو گئے ہو؟ ہاں مجھے غصہ آ رہا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ہمارے ساتھ یہاں پر چوہے بلی کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، شاید بلا مقصد۔ شاہد کے معاملات میں ہمیں الجھایا گیا ہے۔ مجھے نہیں لگتا، تانی نے اعتماد سے کہا۔ کیوں؟ اس نے پوچھا تو بلوچی ایک دم سے بولا، اگر آپ برا نہ منائیں تو میں کہوں۔ بولو، جسپال نے اس کی طرف دیکھ کر کہا۔ مجھے یہاں کے انڈر ورلڈ میں کتنے برس ہو گئے ہیں مجھے خود بھی معلوم نہیں، شاید بچپن سے ہوں۔ میری عقل اور سمجھ کے مطابق نہ مہرل شاہ کچھ تھا، نہ مہر سکندر، کوئی تیسرا کھیل کھیل رہا ہے، اور اس کا سرا بدر بھائی سے ملے گا۔ وہ شاید دل میں کچھ لیے بیٹھا ہے۔ یہ تم کس بنیاد پر کہہ رہے ہو؟ تانی نے پوچھا۔ اس لیے کہ جتنے بڑے یہ لوگ تھے نا، جتنے مضبوط، اس قدر خاموشی کا چھا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی تیسرا گروہ جو ان سے بھی مضبوط ہے وہ میدان میں آ گیا ہے، بلوچی نے کہا۔ وہ کون ہو سکتا ہے؟ تانی نے پوچھا۔ شو روم پر پہنچ کر میں کچھ بتا سکوں گا، بس کچھ دیر میں پہنچ جائیں گے، اس نے کہا اور اپنی توجہ سڑک پر لگا دی۔ شاہد کافی حد تک پریشان بیٹھا تھا، اس کے پاس ہی بدر بھی تھا۔ وہ دونوں پہنچے تو جسپال نے جاتے ہی پوچھا، وہ عورت کون تھی؟ پتہ نہیں کون تھی، وہ صرف رابطہ نمبر دے گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں دھمکی، بدر نے جواب دیا۔ تم نے تو مہرل شاہ کا سارا کچھ سنبھال لیا ہے، پھر یہ کون ہے، جانتے ہو؟ تانی نے پوچھا۔ ہاں جانتا ہوں، سالار صدیقی ہے، جس کی پشت پر نہ جانے کتنے سیاستدان ہیں۔ یہاں کے انڈر ورلڈ میں گولڈ کنگ کے نام سے مشہور ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف پرسارام کا سونا اور جواہرات وغیرہ حاصل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ مہرل شاہ کا بدلہ بھی، جسپال نے کہا۔ ہاں وہ انہی کا آدمی تھا۔ اگر آپ نے اس شہر میں رہنا ہے تو یا ان کی بات ماننی ہوگی یا پھر ان کا مقابلہ کرنا ہوگا، بدر نے کہا۔ لاؤ، کہاں ہے اس کا رابطہ نمبر، میں بات کرتا ہوں، جسپال نے کہا۔ ابھی ٹھہرو، میں نے اس سے بات کی ہے، بدر نے کہا تو جسپال نے پوچھا، کیا بات کی ہے؟ یہی کہ میں اسے کچھ بھی نہیں دینے والا، ہمت ہے تو چھین لے مجھ سے، بدر نے کہا تو جسپال ایک دم سے خوشگوار انداز میں بولا، میں نے بھی یہی کہنا تھا، اور اب ایک کام کرو، پتا کرو وہ ہے کہاں، اسے ہم خود ہی مل لیتے ہیں۔ جسپال نے کہا تو شاہد کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ وہ دھیرے سے بولا، میں نہیں سمجھتا کہ ہم بات کو اتنا طول دیں گے، کیوں نہ خون خرابے کے بغیر ہم یہاں سے ویسے ہی چلے جائیں۔ وہ سارا سونا میں نے ڈھلوا کر محفوظ کر لیا ہے، کروڑوں کا سونا ہے، اور جواہرات کی مالیت کا بھی اندازہ نہیں، وہ بھی اتنے ہی کے ہوں گے۔ میرا خیال ہے ہم دبئی نکلتے ہیں، اور کیا اس کی رسائی وہاں تک نہیں ہوگی؟ بدر نے کہا، اور پھر جسپال کی طرف دیکھ کر بولا، ایسا کرتے ہیں، شاہد کو دبئی بھیج دیتے ہیں اس سارے سونے کے ساتھ، اور ہم آج ہی، بلکہ ابھی، جسپال نے ساری بات سمجھتے ہوئے کہا۔ تم سب اپنا اپنا پلان دے چکے؟ اچانک تانی نے کہا تو سب اس کی طرف دیکھنے لگے۔ وہ سب خاموشی سے اس کو دیکھ رہے تھے۔ جب چند لمحے تک کوئی نہیں بولا تو اس نے بڑے گمبھیر لہجے میں کہا، یہاں آنے سے پہلے میں اپنا پلان کر چکی ہوں کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس سارے معاملے کو اب میں دیکھوں گی، میں بتاتی ہوں کہ کیا کرنا ہے، تانی نے کہا تو سب نے یوں تائید میں سر ہلایا جیسے وہ اس کی بات مان گئے ہوں۔ ان سب کو احساس ہو گیا تھا کہ آج کی رات بہت بھاری ہے۔ وہ بہت گلابی شام تھی، ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ میں اور کرنل سرفراز دونوں لان میں بیٹھے تھے اور چائے پی رہے تھے۔ جو کچھ کرنل نے مجھے بتایا تھا اس پر بات ہو چکی تھی۔ تبھی چائے کا سپ لے کر انہوں نے کہا، دیکھو، صورت کے ظہور کے ساتھ ہی اس میں دو طرح کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی بدنی اور فکری ڈیولپمنٹ۔ جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھا دیا کہ قطرے سے قطرے تک کا سفر ہو گیا، وہ لا مکان سے مقام میں آ گیا۔ اب فکری ڈیولپمنٹ میں اس کے سامنے استاد آئے گا، وہ اس کی فکری پرورش کرے گا۔ یہ فکری پرورش ہے کیا، اصل میں ہوتا کیا ہے، جسے ہم فکری ڈیولپمنٹ کا نام دیں گے۔ اسی طرح کی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں۔ میں سامعین کو بوریت سے بچانے کے لیے ان تمام باتوں کو سکپ کر رہا ہوں، کیونکہ اس طرح میں نے محسوس کیا ہے کہ کہانی کا مزہ خراب ہوتا ہے۔ آخر میں کرنل سرفراز نے مجھے کہا، ساری کائنات کا سلسلہ محبت کے دم سے ہے، محبت ادب سکھاتی ہے۔ ایک بات غور سے سن لو، انسان کی سب سے بڑی کرامت اس میں محبت کا پیدا ہو جانا ہے۔
اور मोहब्बत क्या है? ये मुझे बताने का हुक्म नहीं। जितना बताने का हुक्म हुआ था बता दिया। अब गौर करना और अपने फिक्र सोच के मुताबिक अमल करना तुम्हारा काम है। जिसने तुम्हें इस राह पर लगाया है वो ही तुम्हें सब बताने का बंदोबस्त करेगा। फिलहाल तो अपने बारे में सोचो कि कहाँ खड़े हो। जो बातें हमने की हैं वो तुम्हारे अंदर हैं। ये क्या कर्नल साहब, प्यास देकर आप छोड़ रहे हैं? मैंने कहना चाहा तो वो मेरी बात काट कर बोले, साथ में सब होगा, फिक्र क्यों करते हो? अभी तुम्हें बहुत ज्यादा सफर करना है। इस सफर को सर पर सवार मत करो बल्कि इसका मजा लो। लोग जिंदगी को समझने में हलकान हुए फिरते हैं, जबकि जिंदगी अपना आप समझाने के लिए तुम्हारे पास चल कर आ चुकी है। ये कहकर वो उठे और अंदर की तरफ चले गए। मैं वहीं अपनी सोचों में खो गया। जब मैंने सर उठाया तो सूरज मगरिब में डूब रहा था। सूरज मगरिब की ओट में छुप चुका था। कराची पर शाम उतर आई थी। वो सब शाहिद के शोरूम में बैठे तानी का इंतजार कर रहे थे। वो दोपहर से निकली हुई थी। उसके साथ बिलोची था। शाहिद, जसपाल और बदर शोरूम में बैठे बैठे उकता चुके थे। उन्हें कतन मालूम नहीं था कि तानी कहाँ मसरूफ थी और क्या कर रही थी। अंधेरा जब फैलने लगा तो शाहिद ने जसपाल की तरफ देख कर पूछा, यार, अब तो उससे राब्ता करो, वो कहाँ है और क्या करना चाहती है? तुम्हारे पास फोन है, तुम पूछ लो। मुझे उससे राब्ते का कोई शौक नहीं, वो खुद ही फोन कर लेगी। जसपाल ने कहा, देखो खुदा न खास्ता उसके साथ कुछ हादसा भी हो सकता है। वो शाहिद ने कहा तो जसपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इसका जिम्मेदार नहीं। लफ्ज जसपाल के मुंह ही में थे कि उसका फोन बज उठा। जैसे ही उसने स्क्रीन पर निगाह डाली वो चौंक गया और बोला, लो, आ गया उसका फोन। ये कहकर उसने कॉल रिसीव करके पूछा, किधर हो तुम और क्या कर रही हो? मुझे सिर्फ 2 घंटे मजीद चाहिए, उसके बाद सब बता दूंगी, उसने जवाब दिया। तुम्हें यहाँ से गए हुए अब तक 8 घंटे हो चुके हैं। यार, इतनी देर तक तो हम कभी नहीं बैठे, आखिर तुम कर क्या रही हो? सब कुछ बताऊंगी ना बाद में, फिलहाल तुम लोग यहाँ से निकलो और बंगले पर आ जाओ। ध्यान रहे कि तुम लोगों की निगरानी होगी, मेरी भी हुई थी। वो लोग हमें निगाहों में रखे हुए हैं। तुम इस वक्त बंगले पर हो? उसने पूछा। हाँ, अब आ जाओ तुम लोग, उसने कहा और फोन बंद कर दिया। बंगले तक पहुंचते हुए उन्हें 1 घंटा लग गया। अगर उन्हें पहले से निगरानी के बारे में मालूम ना होता तो उन्हें निगरानी का पता ही ना चलता। 2 गाड़ियां मुसलसल उनका पीछा करती हुई बंगले तक आई थी। जसपाल कुछ कुछ समझ गया था कि तानी करना क्या चाहती है। वो तीनों खामोशी से आकर ड्राइंग रूम में बैठ गए। तभी तानी अंदर से आई और उनके सामने सोफे पर बैठ गई। ये सारा किधर है? बाहर नहीं आई अभी तक? सारा, मुराद और तुम्हारे अब्बू यहाँ नहीं हैं। वो यहाँ से बहुत दूर नूर नगर पहुँचने वाले हैं। वो इस वक्त बहावलपुर से निकल चुके हैं और नूर नगर तक पहुँचने में उन्हें मजीद 1 घंटा लगेगा, उसने कहा। तो शाहिद एकदम से चौंक कर यूं उसकी तरफ देखने लगा जैसे तानी पागलों वाली बात कर रही हो। तुमने उन्हें क्यों भेजा? वो किनके साथ गए हैं? रास्ते में अगर गुस्से और हैरत के बाइस शाहिद से बोला नहीं जाता था। वो तीनों और तुम्हारा सोना और जवाहरात सब वहां पर महफूज हैं। वो सब हमारे लोगों की हिफाजत में वहां तक बाय रोड गए हैं। सारा ने मेरी बात मान ली, अच्छा किया, तानी ने कहा। वो अब हैं कहाँ? शाहिद ने पूछा। बताया ना, वो बहावलपुर क्रॉस कर चुके हैं। नूर नगर में उनके पहुंचने की इत्तला हो चुकी है, वो उनका इंतजार कर रहे हैं, तानी ने बताया। तो बदर ने पूछा, ऐसा तुमने क्यों किया? हाँ, ये सवाल तुमने ठीक किया। इसका सीधा जवाब तो यही है कि सोना और जवाहरात के साथ सारा लोगों को महफूज ठिकाने पर पहुंचा दिया। और दूसरा जवाब भी सुन लो, तुम लाशऊरी तौर पर वो काम करते चलते जा रहे हो जो रोही वालों को पसंद नहीं है। मतलब, रोही वालों को क्या पसंद नहीं? मैंने क्या किया है? बदर ने पूछा। तुम आम जराइम पेशा लोगों की मानिंद इलाके फतह कर रहे हो, ताकि जितना ज्यादा इलाका तुम्हारे पास होगा उतना ही ज्यादा तसल्लुत रखना चाहते हो। दौलत और ताकत के लिए तुम वो सब करते जा रहे हो जो रोही वालों का वतीरा नहीं। दौलत और ताकत के बगैर क्या हो सकता है? यहाँ रहकर उन जराइम पेशा लोगों का मुकाबला करना है तो उन पर दबदबा चाहिए, बदर ने कहा। लेकिन मंशियात का कारोबार, नाजायज स्मगलिंग और कत्ल, ये हमारा काम नहीं। तानी उसके चेहरे पर देखकर बोली, ये सब करना पड़ता है, उसने धीरे से कहा। मगर हम नहीं करते, हम सिर्फ उनका खात्मा करते हैं जो इंसानियत के दुश्मन हैं। क्या तुम्हें ये बात मालूम नहीं? उसने कहा। मैं क्या करूं ताकत के बगैर? बदर ने कहना चाहा तो तानी ने उसकी बात काटते हुए कहा, हम यहाँ क्यों हैं सिर्फ तुम्हें यह बताना है
کہ تمہارے بغیر بھی روہی والوں کے کام ہو سکتے ہیں۔ تم دولت اور طاقت کی ہوس میں وہ سارے اصول بھول رہے ہو جو تمہیں بتائے گئے تھے، اسی لیے تمہیں دبئی سے یہاں بلوایا گیا تھا، تانی نے کہا۔ میں سمجھا نہیں، تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ بدر نے غصے میں کہا تو تانی سکون سے بولی، دیکھو بدر، میں اس کی تفصیلات میں نہیں پڑھنا چاہتی، یہ تیسری پارٹی کوئی اور نہیں، تمہاری ذاتی دشمن ہے۔ تم نے سونے اور جواہرات کی ڈیل اس سالار صدیقی سے خود کی۔ ہاں کی، میں سونے اور جواہرات سے جان چھڑانا چاہتا تھا، اس نے کہا۔ کس نے کہا تھا؟ تانی نے پوچھا۔ وہ سونا اور جواہرات میرے تھے اور وہ لوگ مجھے دے گئے تھے، میں جو چاہوں اس کا کروں، بدر نے جواب دیا۔ اگر ہم میں سے کسی نے اس سے حصہ نہیں لیا تو تم بھی اس کے حقدار نہیں ہو، اگر ہو تو بتاؤ۔ تانی نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تو وہ ایک دم سے خاموش ہو گیا۔ اب کیا کرنا ہے؟ جسپال نے خاموشی توڑی تو تانی نے کہا، اب جو کچھ کرنا ہے بدر ہی نے کرنا ہے۔ اگر وہ سالار سے جان چھڑا سکتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ہم اس کا معاملہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتے ہیں۔ اب ڈیل تو اس سے نہیں ہو سکے گی، اس لیے دشمنی تو ہو گئی اس سے۔ میں چاہتا تھا کہ اس سے ڈیل کر لوں مگر اب میرے پاس تو کچھ نہیں، بدر نے کہا۔ تو بس اس سے یہی کہو کہ اس نے اس ڈیل کے بارے میں شاہد سے کیوں بات کی۔ مان جاتا ہے تو ٹھیک، ورنہ آج رات اس کا کام کر دیتے ہیں۔ تانی نے کچھ اس طرح کہا کہ کمرے میں موت کا سناٹا پھیل گیا۔ بدر نے چند لمحے سوچ کر فون نکالا اور سالار صدیقی کے نمبر ڈائل کیے۔ ذرا دیر کے بعد رابطہ ہو گیا تو اس نے اسپیکر آن کر دیا۔ دوسری طرف سے سالار ہی تھا۔ بدر نے غصے میں پوچھا، تم میری نگرانی کیوں کروا رہے ہو؟ تم جانتے ہو گولڈ میرے لیے نشہ ہے، جہاں یہ ہوگا میں وہیں ہوں گا۔ تم میری نگاہوں سے اوجھل نہیں ہو سکتے، جب تک وہ گولڈ مجھے نہیں دے دیتے ہو مجھے سکون کیسے ملے گا؟ آج رات تم نے مجھے وہ گولڈ دینے کا وعدہ کیا ہے تو نگاہوں سے دور کیسے کر دوں؟ لیکن تم بلا وجہ میری نگرانی کر کے خود کو مشکوک کر رہے ہو۔ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ تم مجھ سے ڈیل نہیں، گولڈ مجھ سے چھیننا چاہتے ہو۔ گولڈ لینا ہے میں نے تم سے، نگاہوں سے اوجھل کیسے کر دوں تمہیں؟ اور میں نے ہر صورت میں گولڈ لینا ہے تم سے، چاہے جس طرح دو۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر میں تم سے ڈیل نہیں کر رہا، میں وہ کسی، بدر نے کہنا چاہا تو اس نے بات کاٹتے ہوئے دھاڑ کر کہا، اس کا انجام جانتے ہو نا تم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اگر کوئی خناس ہے تمہارے دماغ میں تو اسے نکال دوں گا میں۔ بدر نے کہا تو دوسری طرف سے فون بند کر دیا گیا۔ تبھی تانی نے کہا، بس ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں، اب نکلو یہاں سے۔ کہاں جانا ہے؟ بدر نے پوچھا۔ گڈانی، اس کا معاملہ دیکھیں گے، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا اور اٹھ گئی۔ کچھ دیر کے بعد وہ دو فور ویل جیپوں میں وہاں سے نکلے۔ شاہد کو انہوں نے وہیں چھوڑ دیا تھا۔ رات ابھی اتنی گہری نہیں ہوئی تھی جب وہ گڈانی کے علاقے میں جا پہنچے۔ یہاں کلفٹن یا دوسرے ساحلی علاقوں کی مانند رونق نہیں تھی، کافی ویران علاقہ تھا۔ ساحل سے کچھ دور ہی انہوں نے گاڑیاں روک دیں۔ اندھیرا کافی تھا۔ تانی، بدر اور جسپال کے ساتھ چند آدمی تھے جن کے ہاتھوں میں ٹارچ تھی۔ وہ سبھی ساحل کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ تانی اور بدر کے کاندھوں پر بڑے بڑے بیگ تھے جنہیں وہ بہت حفاظت سے لے جا رہے تھے۔ ساحل کے ساتھ ہی ایک موٹر بوٹ بندی تھی جس میں وہ بیٹھ گئے۔ ان کے بیٹھتے ہی موٹر بوٹ چل پڑی۔ کچھ دیر کے بعد ساحل سے کافی دور ایک چھوٹے اسٹیمر کی بتیاں دکھائی دینے لگیں جو لمحہ بہ لمحہ قریب آ رہی تھیں۔ وہ اسٹیمر کے پاس پہنچ گئے تو ٹارچ ہی کی مدد سے ان کی پہچان ہوئی۔ موٹر بوٹ سے اسٹیمر کی طرف جانے والے 6 لوگ تھے، وہ سبھی اوپر چڑھ گئے۔ وہاں اسٹیمر میں صرف 3 لوگ تھے۔ اچھی طرح دیکھ بھال کرنے کے بعد انہوں نے ان تینوں کو ایک طرف لے جا کر باندھ دیا۔ وہ حیرت سے انہیں دیکھتے رہے۔ تبھی ان میں سے ایک بندے نے ہمت کر کے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہمیں باندھنے کا مطلب جانتے ہو کیا؟ جانتے ہیں، اور یہ بھی جانتے ہیں کہ اسٹیمر سالار صدیقی کا ہے جسے ہم نے بڑے طریقے سے کرائے پر حاصل کیا ہے۔ اب ہم اسی اسٹیمر پر دبئی جائیں گے، تمہیں کوئی اعتراض؟ تانی نے حقارت سے کہا تو اس بندے کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ تم ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اس نے کہا۔ اور تم لوگ ٹھیک کر رہے تھے؟ ابھی تم نے سالار کو اطلاع نہیں دی کہ ہم یہاں پہنچ گئے ہیں تاکہ وہ ہمیں قتل کر سکے؟ تانی نے اس کی پسلیوں میں زور سے لات مارتے ہوئے کہا تو اس نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ تانی نے انہیں زیادہ وقت نہیں دیا، ان کے سروں پر پسٹل کے دستے مار کر انہیں بے ہوش کر دیا۔ اس دوران بدر اور جسپال نے بیگ کھولے۔ اس بیگ میں چھوٹے چھوٹے کئی بم تھے جنہیں وہ تیزی سے لگانے لگے۔ 10 منٹ کے بعد انہوں نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ اگلے چند منٹوں میں وہ سیڑھی کے ذریعے سمندر میں اتر گئے۔ ان سے کافی دور موٹر بوٹ تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس بوٹ پر پہنچ گئے۔
वो थक कर चूर हो चुके थे। वो बोट में लेट गए। मोटर बोट चलाने वाला आहिस्ता आहिस्ता उन्हें साहिल की जानिब ले जाने लगा। इस दौरान साहिल की तरफ से दो मोटर बोट्स तेजी से स्टीमर की जानिब बढ़ने लगीं, तो तानी समेत सबके होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। बदर ने अपनी जैकेट के अंदर से फोन लिया, जो प्लास्टिक के छोटे बैग में बंद था। वो बैग हटाकर फोन निकाला। फोन भीगने से महफूज था। उसने फोन से साहिल पर छुपे हुए लोगों से राब्ता करके पूछा, तुम लोगों ने सालार को जाते हुए देखा? वो था उनमें? जी था उनमें, अभी यहाँ से गया है। ठीक है, तुम लोग तैयार रहो, हम अभी आते हैं। लेकिन यह देख लेना कि उनका कोई आदमी यहाँ पर ना हो। बदर ने कहा तो दूसरी तरफ से बताया गया, जी उनके दो आदमी हैं यहाँ पर, उनके पास गाड़ियां भी हैं। शायद वो उनके लौटने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें अभी कुछ नहीं कहना, सिर्फ उन पर नजर रखो, आंखों से ओझल ना हो। मैं दोबारा राब्ता करता हूँ। यह कहकर उसने फोन बंद कर दिया। वो आहिस्ता आहिस्ता साहिल की जानिब बढ़ रहे थे। तानी आंखों के साथ नाइट टेलीस्कोप लगाए स्टीमर की जानिब देख रही थी। उसका दौरान खून तेज हो चुका था। वो दोनों मोटरबोट्स तेजी से स्टीमर के करीब पहुंच चुकी थी। अब उनकी कामयाबी का इम्कान सिर्फ यही था कि वो लोग स्टीमर पर चढ़ जाएं, जबकि वो ऐसा नहीं कर रहे थे। नीचे से टॉर्च के जरिए इशारा दिया जा रहा था, मगर ऊपर से कोई जवाब नहीं मिल रहा था। यही उसका प्लान का सबसे कमजोर लम्हा था। तानी बार बार घड़ी की तरफ देख रही थी। बम फटने में चंद मिनट रह गए। ऊपर से कोई हलचल ना हुई तो वो सब तेजी से स्टीमर पर चढ़ने लगे। अब बम फटने का वक्त मिनटों से सेकंडों पर आ गया। अचानक स्टीमर पर जोरदार धमाके होने लगे। चंद धमाकों के बाद स्टीमर में आग लग गई, तो तानी ने साहिल की तरफ जाने को कहा। ये सब तेजी से साहिल की तरफ गामजन हो गए। बदर ने फोन निकाला और साहिल पर अपने लोगों से राब्ता किया। तुम लोगों ने धमाके सुने? जी सुने तो हैं, ये क्या हुआ है? दूसरी तरफ से पूछा गया। मैं आकर बताता हूँ। वो साहिल पर जो लोग थे उनकी क्या पोजीशन है? बदर ने पूछा तो दूसरी तरफ से बताया गया कि वो अभी तक वहीं हैं। अगर उन पर काबू पा सकते हो तो ठीक, वरना खत्म कर दो उन्हें, बदर ने कहा और फोन बंद कर दिया। तभी तानी ने ऊंची आवाज में कहा, शायद सालार बच गया। एक बोट तेजी से वापस आ रही है। यकीनन वो स्टीमर पर नहीं गया था। चलो जल्दी से साहिल पर पहुंचो। बदर ने कहा तो जसपाल भी उठ बैठा। वो अब तक सिर्फ तमाशा देख रहा था। बदर ने साहिल से राब्ता कर लिया। कुछ ही देर के बाद वो सालार के आदमियों से काफी दूर साहिल पर आ गए। मोटरबोट से उतरते ही वो इंतहाई तेजी से उस तरफ आ गए जहां सालार के लोग थे। वो सब घात लगाए सालार का इंतजार कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद उनकी बोट साहिल पर आ लगी। एक पेंसिल टॉर्च की महदूद रोशनी में वो अपनी गाड़ियों की तरफ आ रहे थे। वो फोन पर ऊंची आवाज में किसी को इंतहाई गुस्से में हिदायत दे रहा था। टूटे फूटे लफ्जों में यही समझ आ रही थी कि वो बंदों को तलाश करने और उन्हें काबू में करने का कह रहा था। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के करीब आया, हर तरफ से कई टॉर्चें रोशन हो गईं। वो रोशनी में नहाया दरमियान में खड़ा था। उसके साथ ही दो फायर हुए और उसकी गाड़ियों के टायर बरस्ट हो गए। सर पर हाथ रख कर नीचे बैठ जाओ सालार, वरना ऐसे ही तुम्हारे साथ करेंगे जैसा तुम्हारी गाड़ी के साथ किया। तानी ने कहा तो सालार ने आवाज की सिमत देखा और सर पर हाथ रख लिए। उसके साथी भी बैठ गए। अगले ही लम्हे तानी और जसपाल आगे बढ़े और उनकी तलाशी ली। सालार की जैकेट से दो पिस्टल निकले। उसके साथियों के पास से जो असला मिला वो इकट्ठा करके एक गाड़ी में रख दिया। तभी बदर आगे बढ़ा और सालार के सामने जाकर बोला, अब बताओ सालार, मरने से पहले का नशा कैसा होता है? तुमने मुझे धोखे से पकड़ा। और उसने कहना चाहा तो बदर ने कहा, तुम्हारे मुंह से ये बात नहीं सजती सालार। तुमने हमारे लिए जो जाल बिछाया था उसी में फंस गए, तो ये धोखा हो गया। ये स्टीमर किसका है? हमने खुद सारी मालूमात तुम तक पहुंचाई और तुम्हें जाल में फांसने के लिए हमारे ही जाल में आते चले गए, और अब किसी चूहे की मानिंद यहाँ पड़े हो। तानी ने हकारत आमेज लहजे में कहा, मैंने तो बदर से डील की थी, अपना पैसा लो और गोल्ड मुझे दो बस। सालार ने कहा तो बदर बोला, और उसके बाद? ये कहकर वो चंद लम्हों के लिए खामोश तो हो गया। जब सालार ने कोई जवाब नहीं दिया तो बोला, उसके बाद तुम मुझे मार देते और गोल्ड तुम्हारा हो जाता। ये अच्छा हुआ कि तुम फंस गए, वरना मुझे ज्यादा मेहनत करना पड़ती। मुझे मेरे साथियों के सामने मशकूक होना पड़ता। बोलो किससे डील हुई है तुम्हारी? ये कहकर उसने जोरदार घूंसा उसके मुंह पर दे मारा। अगर मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं सारी बात बता देता हूँ, सालार ने कहा। बोलो, बदर ने कहा। तो सुनो, महरल शाह और महर सिकंदर के कत्ल का बदला तुमसे इसलिए नहीं लिया गया कि कुछ बैरूनी ताकतों ने उन्हें रोक दिया।
कुछ सियासतदान हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। गोल्ड का तो बहाना था, असल में वो तुम और तुम्हारे साथियों तक पहुंचना चाह रहे थे। उनका कोई काम यहाँ नहीं हो पा रहा और अब वो तुम लोगों तक पहुंच चुके हैं। कौन हैं वो लोग? बदर ने पूछा। भारत से ताल्लुक रखते हैं और दुबई में उनका नेटवर्क है। वो ज्यादातर सियासतदानों में काम कर रहे हैं, सालार ने कहा। तो अचानक जसपाल ने ऊंची आवाज में कहा, बदर ज्यादा बातें नहीं करो, निकलो यहाँ से, हम अब महफूज नहीं। वो लोग हमें घेर सकते हैं। तुम्हारा ये बंदा बहुत समझदार है, लेकिन ऐसी समझदारी की क्या औकात जो बाद में आए। तुम लोग अब तक घेरे जा चुके हो। मैंने पहले ही हर तरह से तुम लोगों का बंदोबस्त कर दिया था। ये कहकर सालार ने जोरदार कहकहा लगाया। उसी लम्हे तानी ने अपना पिस्टल सीधा किया और सालार के सर का निशाना लेकर फायर कर दिया। इसी के साथ ही हर तरफ से फायरिंग हुई और दरमियान में खड़ा हुआ सालार का हर बंदा गिरता चला गया। जसपाल का शक दुरुस्त था। वो लोग जो उन्हें घेरने वाले थे उनसे कुछ फासले पर ही थे। स्टीमर के तबाह होते ही वो लोग हरकत में आ चुके थे। गुडानी का इलाका उनके लिए जाल साबित हो सकता था। अब यहाँ से निकलना ही उनके लिए सबसे अहम मसला था। इसी इलाके में तानी के साथ मुंसलिक कुछ लोग थे जो ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने ये इत्तला तानी को दे दी थी। ये इत्तला पाते ही उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। बोलो, क्या करना है? अब निकल चलें या उनका मुकाबला करना है? तानी ने पूछा। ये फैसला तुमने करना है, जसपाल ने कहा। तो उसने अगले ही लम्हे कहा, चलो निकलते हैं, खामखा उलझने की जरूरत नहीं, बाद में देखते हैं। उन्होंने प्लान तय किया और वापस समुंदर की जानिब चल पड़े। वो जमीनी रास्ते के बजाय समुद्री साहिल के साथ कराची की तरफ जाना चाहते थे। वो तीनों मोटर बोट में बैठे तो उनके साथी गाड़ियां वहां छोड़कर अंधेरे में निकल गए। गहरा अंधेरा, नमदार तेज हवा और साहिल के साथ सफर करते करते वो काफी दूर निकल आए थे। उनके दरमियान खामोशी थी, उनकी सारी तवज्जो वहां से निकल जाने में थी। रात का तीसरा पहर खत्म होने को था जब वो एक वीरान इलाके में आकर रुके और साहिल के साथ बोट रोक दी गई। वो बोट से उतरकर खुश्क जगह पर आए। सामने मिट्टी और सरकंडों से बनी झोंपड़ियां थीं। वो उस जानिब बढ़ गए, वहां हर जानिब खामोशी थी। वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक उनके सामने दो लड़के आकर रुक गए। वो बदर के आदमी ही थे। उन्हें पहचान कर बदर बोला, हाँ कहो, कैसी सूरत हाल है यहाँ? ठीक है भाई, अगर अभी निकलना है तो एक छोटी गाड़ी हाजिर है। सुबह तक तो बहुत कुछ बंदोबस्त हो सकता है, एक लड़के ने आहिस्ता आवाज में कहा। तो बदर ने पूछा, देखते हैं क्या करना है, तुम बताओ। यहाँ इर्द गिर्द कोई ऐसे लोग जो अजनबी हों, या ऐसा माहौल जिसमें कोई मशकूक? थे ऐसे लोग, और वो अब भी हैं। काफी हलचल है माहौल में भाई। कितने लोग होंगे वो सब? बदर ने पूछा। आप अभी उनके बारे में मत सोचें, माहौल काफी सख्त है। पुलिस भी है उनके साथ। अब पता नहीं वो जाली पुलिस है या। उसी लड़के ने कहते हुए जानबूझकर फिक्रा अधूरा छोड़ दिया। यहाँ कोई जगह है कुछ देर तक के रहने के लिए? बदर ने पूछा। बहुत, आप आए तो सही, उसी लड़के ने कहा। तो वो उनके साथ चल दिए। वो लड़के उन्हें एक झोंपड़ी में ले गए जहां जमीन पर दरीनुमा रल्ली बिछी हुई थी। वो उस पर बैठ गए तो वो लड़का भुनी हुई मछली के साथ तंदूरी रोटियां ले आया। वो बर्तन उनके सामने रखते हुए बोला, हैं तो ये ठंडी, अगर कहें तो गर्म कर लाता हूँ। वैसे कुछ देर के बाद गर्मा गर्म चाय जरूर मिल जाएगी। चल ला यार, ये दो जख्त तो भरे पेट का, जसपाल ने कहा और रोटियां अपने आगे रख लीं। जब तक उन्होंने खाना खाया वो लड़का चाय ले आया। तीनों चाय पीने लगे तो लड़का बाहर चला गया। जसपाल को चाय अच्छी नहीं लगी। उसने अपनी प्याली वैसे ही रहने दी। तानी ने सीधा लेटते हुए पूछा, बदर, तुम्हारा फोन काम कर रहा है यहाँ? हाँ कर रहा है, क्यों? मेरा ख्याल है कि ये जो हमारे इर्द गिर्द माहौल बना हुआ है इसे ख़त्म न कर दें, तानी ने कहा। तो बदर ने पूछा, तुम कहना क्या चाहती हो? यही कि जो लोग हमें पकड़ना चाहते हैं उन्हीं पर वार कर दें, उसने कहा। तो जसपाल बोला, नहीं, मैं तुम्हारी बात से इत्तफाक नहीं करता। हमें बहरहाल यहाँ से निकलना है। अब यहाँ के मामलात बदर खुद जाने, हमारा काम अब ख़त्म। मुझे अब नए सिरे से सारा सेटअप करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ कि मैं रोही वालों की निगाहों से ओझल नहीं हो सकता। बस ठीक है, तो फिर फ़ोन करो, हमारे लिए पहली फ़्लाइट से टिकटें बुक करवा लो। हमें भी अब नूर नगर ही जाना है, तो निकलें फिर? बदर ने एकदम से कहा तो वो दोनों उठ गए। कुछ ही देर के बाद वो एक छोटी कार से कराची शहर की तरफ गामजन थे। सुबह का नूर चारों जानिब फैल गया था जब वो वापस बंगले में पहुंच गए। अंधेरा काफी गहरा था, हर तरफ सुकून था। शाम होते ही कर्नल सरफराज कहीं चले गए।
میں کافی دیر تک کوریڈور میں بیٹھا ان کی باتوں کے بارے میں سوچتا رہا۔ ان کی یہ بات کہ انسان کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے کہ اس میں محبت پیدا ہو جاتی ہے، یہ خیال بہت ہی پرکشش تھا، اور اسی کی وجہ سے مجھے سوچنے کے لیے کافی راستے مل گئے تھے۔ ڈنر پر ان سے ملاقات نہ ہو سکی، میں اکیلا ہی تھا۔ ڈنر کے بعد میں اپنے کمرے میں گیا اور کرنل کی باتوں پر پھر سوچتا رہا۔ مجھے ان باتوں کو سوچنے پر مزہ آ رہا تھا۔ یہ ذہنی مشقت مجھے خود اچھی لگ رہی تھی۔ پھر میری آنکھ لگ گئی اور میں سو گیا۔ میری آنکھ کھلی تو میں اٹھ کر کھڑکی میں چلا گیا۔ باہر گہرا اندھیرا اور سناٹا تھا۔ مجھے لگا جیسے کافی دور کہیں کوئی گاڑی رکی ہے۔ میں نے پہلے تو اسے اپنا وہم خیال کیا، پھر یہ سوچا کہ شاید کرنل واپس آیا ہو۔ چند لمحے یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے۔ اچانک اس گہرے سناٹے کو کتوں کی آوازوں نے چیر کر رکھ دیا۔ وہ بری طرح بھونکے تھے۔ اس کے ساتھ ہی فائر ہوا جس نے فضا میں سنسنی بھر دی۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ میرے اندر اچانک ہی جوانی بھر گئی۔ میرے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا جسے ہاتھ میں لے کر میں باہر نکلتا، مگر ایسا بھی نہیں تھا کہ میں وہاں بیٹھا رہتا۔ میں کمرے سے نکل ہی رہا تھا کہ ایک ملازم تیزی سے اندر آیا۔ مجھ پر نگاہ پڑتے ہی بولا، کچھ لوگوں نے فارم ہاؤس پر چڑھائی کر دی ہے۔ وہ کون ہیں اس بارے میں نہیں معلوم، مگر باہر کچھ مشکوک لوگ ہیں۔ کتنے ہیں وہ لوگ؟ میں نے پوچھا۔ یہ ابھی مجھے نہیں پتا، مگر وہ 2 گاڑیوں پر ہیں اور اندر آنے کی کوشش میں ہیں۔ ان کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے ابھی۔ اس نے تیزی میں بتایا تو مجھے ایک دم سے خیال آیا۔ تب میں نے پوچھا، یہ سب تمہیں کیسے پتا اور ان کے بارے میں کیسے معلوم ہوگا؟ آئیں میں آپ کو بتاتا ہوں، اس نے کہا اور واپس مڑ گیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے جانے لگا۔ کتے مسلسل بھونک رہے تھے۔ 2-3 راہداریاں مڑنے کے بعد وہ ایک کمرے میں لے گیا۔ وہ فارم ہاؤس کا کنٹرول روم تھا۔ اس میں 6 سکرین لگی تھی جن میں مختلف مناظر دکھائی دے رہے تھے۔ ان میں 2 سکرین ایسی تھی جن میں فارم ہاؤس کے باہر کے مناظر تھے۔ وہاں اچھی خاصی ہلچل تھی۔ 4 وہیل جیپوں کے آگے چند لوگ متحرک تھے۔ وہ اندر داخل ہونے کی کوشش میں تھے۔ شاید وہ کتوں کی وجہ سے ابھی تک اندر داخل نہیں ہو پائے تھے۔ میں نے سارا ماحول سمجھا اور پھر اسی ملازم سے پوچھا، یہاں پر اپنے کتنے بندے ہیں اور ہتھیار کہاں ہیں؟ ہم یہاں پر صرف 4 بندے ہیں، 3 ہم اور ایک بندہ باہر گیٹ والے کمرے میں ہے۔ اس نے بتایا تو میں نے اسے حوصلہ دیا، تم فکر نہ کرو، مجھے ہتھیار لا کر دو، باقی میں دیکھتا ہوں۔ میرے یوں کہنے پر وہ مڑا اور اس نے دیوار میں لگی ایک الماری کے لوہے کے پٹ کھولے۔ اندر پڑا جدید اسلحہ دیکھ کر میں خوش ہو گیا۔ میں نے اپنی پسند کا پسٹل لیا، فالتو راؤنڈ اٹھائے اور باہر کی جانب جانے لگا تو ملازم نے کہا، سر آپ کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، ویسے آپ باہر جائیں کوئی بات نہیں، لیکن انہیں فارم ہاؤس کے اندر ضرور آنے دیں، پھر آپ دیکھیں ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ کیا مطلب، کیا کہنا چاہتے ہو؟ سر یہ جو کنٹرول روم میں بندہ بیٹھا ہے یہ سب دیکھ لے گا، اس نے کہا تو مجھے اس کی بات سمجھ نہیں آئی۔ میں اس کی بات سنی انسنی کرتا ہوا باہر نکل گیا۔ باہر دھیمی روشنی تھی جس میں صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ویسے بھی مجھے ان کی لوکیشن کے بارے میں اندازہ تھا، اور دوسرا کتے ان کی سمت کے بارے میں نشاندہی کر رہے تھے۔ میں کوریڈور کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ کتے بڑی زور سے بھونکے۔ مجھے یہ احساس تھا کہ کتوں کو خاموش کرایا تو باہر آنے والے لوگ الرٹ ہو جائیں گے، اور ایسا نہ کیا تو وہ باہر والے لوگوں کی گولی کا شکار ہو سکتے ہیں۔ سو میں دم سادھے دیکھتا رہا۔ مجھ سے تقریباً 100 قدم کے فاصلے پر ایک آدمی دیوار پر چڑھا اور اندر کود گیا۔ وہ چند لمحے دبکا رہا، پھر سر اٹھایا۔ اس نے باہر کچھ پھینکا، جس کے چند لمحے کے بعد 2 آدمی اندر آ گئے۔ اس کے ساتھ ہی 3 اور آ گئے، وہ 6 تھے۔ ایک دوسرے کو کور دیتے ہوئے وہ آگے بڑھنے لگے۔ وہ کافی حد تک پھیلے ہوئے تھے۔ کتے وہاں سے بھاگ کر دوسری جانب چلے گئے اور وہ وہیں کھڑے ان پر بھونک رہے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک آدمی رکا اور دوسروں کو رکنے کا اشارہ کیا۔ وہ شاید اندر کی سن گن لینا چاہتا تھا۔ چند لمحے وہ کھڑا رہا، پھر جیسے ہی وہ اندر کی جانب آگے بڑھا، میں نے فائر کرنے کے لیے پسٹل سیدھا کیا ہی تھا کہ اچانک سرخ رنگ کی شعاعیں ان کی جانب بڑھیں۔ انہیں جیسے کرنٹ لگ گیا تھا۔ انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا اور پہلے ہی ہلے میں 3 گر گئے۔ دوسرے ابھی چھپنے کی جگہ تلاش کر رہے تھے کہ میں یکے بعد دیگرے ان پر فائر کرتا رہا، لیکن شعاعیں پہلے ہی اپنا کام دکھا چکی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ ملازم کیا کہہ رہا تھا۔ ان میں سے ایک واپس مڑا اور دیوار کود کر باہر جانا چاہتا تھا کہ میرے نشانے کا شکار ہو گیا۔ ایک دم سے سناٹا چھا گیا، کوئی کرا بھی نہیں رہا تھا۔ میں نے اپنی جگہ تبدیل کر لی اور کوریڈور کے دوسرے سرے پر چلا گیا۔ پھر وہی ہوا جس کا مجھے 100% یقین تھا۔ اچانک 2 آدمی اٹھے اور فائر کرتے ہوئے کوریڈور کی جانب بھاگے۔ وہ سامنے سے فائر نہیں ہونے دینا چاہتے تھے، یہاں تک کہ وہ کوریڈور کی سیڑھیوں تک آئے۔
शुआएं फिर निकलीं मगर वो उसके असर में नहीं थे। मैंने उनके निचले धड़ का निशाना लिया और फायर करना शुरू कर दिया। वो वहीं पर ढेर हो गए। अचानक मेरे सर के ऊपर से एक रॉकेट फायर हुआ। वो किसी ने छत पर से चलाया था। अगले ही लम्हे बाहर खड़ी गाड़ी धमाके से फट गई। मैंने लम्हा भर की तेज रोशनी में उन बंदों के बारे में अंदाजा कर लिया कि कौन किधर है। धमाके के फौरन बाद एक और रॉकेट चलाया गया और दूसरी गाड़ी भी धमाके से तबाह हो गई। तभी अंदर से एक मुलाजिम बाहर आया। उसके हाथ में गन थी। उसने बाहर आते ही कॉरिडोर में स्विच ऑन कर दिया। बाहर लॉन में दूर तक रोशनी हो गई। वो छह के छह वहीं पड़े दिखाई दिए। वो जो बाहर मुलाजिम था उसका क्या हुआ, उसे देखो। वो महफूज है और राब्ते में है। वो बाहर वाले उस कमरे में हैं। उसने गेट के साथ बने कमरे की तरफ इशारा किया, जिस पर मैं सर हिलाकर रह गया। तब उसने कहा, इन्हें उठाएं या यहीं पड़ा रहने दें? देखें तो सही ये हैं कौन। मैंने सलाह दी तो वो मोहतात अंदाज में आगे बढ़ा। मैं उसके कवर पर था। इतने में बाहर वाले कमरे से भी मुलाजिम आ गया। इनमें से दो लोग मर चुके थे। जैसे ही मेरी निगाह कॉरिडोर के साथ पड़े तीन बंदों में से एक पर पड़ी तो मैं चौंक गया। ये वही था जिसने मुझे चंद दिन पहले अगवा किया था और जिसकी वजह से मैं यहाँ पर था। इसका मतलब था कि वो मेरी तलाश में इधर आया था। उसने मुझे नज़रअंदाज नहीं किया था। मैंने मुलाजिम से उसे उठाने को कहा। वो बेहोश था और उसका खून काफ़ी हद तक बह गया था। एक मुलाजिम ने उसे कॉरिडोर के फर्श पर लिटा दिया। दो मुलाजमों ने मरे हुओं को अलग किया और बाकी तीन को बाहर वाले कमरे में ले गए। वो मेरे सामने बेहोश पड़ा था। मैंने पानी उसके मुंह पर मारा तो वो करा कर रह गया। मैंने उसे होश दिलाने के लिए उसका मुंह पकड़ा। तब उसने आंखें खोल दी। वो मेरी जानिब खौफजदा निगाहों से देखता रहा, फिर अटकते हुए बोला, मैंने मान लिया तुम खतरनाक हो। बहुत तलाश किया मैंने तुम्हें। और अब तकलीफ के बायस उससे बोला नहीं जा रहा था। ये तो मुझे मालूम है कि तुम भारतीय हो और तुम्हें मेरे कत्ल के लिए भेजा गया है। किसने भेजा है तुम्हें यहाँ तक? मैं भेजा नहीं गया, मुझे बुलवाया गया है। शाहनवाज का पूरा एक गिरोह है जो हमारे साथ काम करता है। तेरे इलाके में हमारा पूरा नेटवर्क चल रहा है। उसकी हिफाजत तो हमने करनी है ना। ये लफ्ज़ उसने बहुत मुश्किल से अदा किए थे। इसके साथ ही हिचकियां लेने लगा। मैंने पानी उसके हलक में उंडेला ही था कि बाहर काफ़ी सारी गाड़ियां आन रुकीं। मुलाजिम तेज़ी से बाहर की जानिब लपका। अगले चंद लम्हों में कर्नल सरफराज के साथ कई दूसरे लोग भी आ गए। वो लोग आते ही उन लोगों को उठाने लगे। मेरे सामने पड़ा नौजवान मेरी जानिब हसरत भरी निगाहों से देख रहा था। क्या चाहते हो? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए पूछा तो वो बोला, तुम मुझे अपने हाथों से मार दो। मैं कैद नहीं होना चाहता। नहीं, तुझे कोई भी नहीं मारेगा। तुम अगर इलाज से जिंदा बच गए तो मैं तुमसे मिलूंगा। जाओ अब, मैंने कहा और वहां से पलटकर अंदर की जानिब चला गया। मैं चाहता था कि कर्नल मुझसे कोई बात करें मगर वो उजलत में थे। फौरन ही वापस चले गए। मैं आधी रात गुजर जाने के बाद भी यूं ही जागता रहा। मेरे हवास ही नहीं, मेरा अंदर भी जाग गया था। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यूं ही सारी रात बैठा सोचता रहा। उस वक्त सुबह की नीलगू रोशनी हर जानिब फैल गई थी। जब कर्नल वापस आया, जैसे ही वो मेरे पास आकर बैठा, उसके पीछे ही मुलाजिम दो कप चाय लेकर आ गया। उसने हमारे दरमियान में कप रखे और वापस मुड़ गया। तभी वो बोला, वो नौजवान जिसके हलक में तुमने पानी डाला था वो रास्ते ही में मर गया। उसकी लाश फिलहाल मैंने सर्द खाने में रखवा दी है, फिर बाद में देखेंगे। वैसे तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ। जी कहें, मैंने तेजी से कहा। मैं मानता हूँ चाहे जितना जदीद हिफाजती निज़ाम हो, जब तक बंदे में दिल और जिगर नहीं होता वो जदीद निज़ाम भी बेकार होता है। मुझे खुशी हुई कि तुमने सब संभाल लिया, लेकिन जब मैं आया तो तुम दुश्मन से इतना प्यार क्यों जिता रहे थे? मैंने उससे प्यार नहीं किया, बल्कि उस वक्त वो बेबस था। वो चाहे दुश्मन था, लेकिन बेबस इंसानों के साथ और मैं क्या करता? मैं अपनी तरफ से बहुत मुनासिब जवाब दे चुका था। तुम पहले भी ऐसे ही थे या यहाँ पर किसी बात का असर लिया है? शायद पहले ही से था, मैंने सोचते हुए कहा तो वो एकदम से हंस दिया। खूब, किसी के अंदर कुछ हो तो ही बाहर आता है। इंसान खुद अपने अमाल से बता देता है कि उसे मिट्टी कैसी लगी है। मिट्टी भी हलाल और हराम होती है, और हराम मिट्टी फक्त मुनाफिक को लगती है। उसके साथ प्यार जिताना खुद अपने आप के साथ धोखा है। ये मुनाफिक का पता कैसे चलता है? मैंने पूछा। मुनाफिक होता ही वही है जिसके बारे में तब पता चले जब वो मुनाफकत कर जाता है।
मैंने 23 वर्ष तक एक बंदे को पाला जो खुद को इंसान साबित करता रहा, लेकिन बाद में जब वो मुनाफकत कर गया तो पता चला कि उसे मिट्टी ही हराम लगी हुई थी। बाबा जी बुल्ले शाह सरकार ने ऐसे ही लोगों के लिए कहा है ना, कुत्ते ते थों उत्ते, यानी कुत्ते तुमसे ज्यादा बेहतर हैं। दोस्त और दुश्मन का पता उसी वक्त चलता है जब मुश्किल आन पड़े। उनके बारे में बंदा क्लियर हो जाता है कि वो कैसे हैं। लेकिन मुनाफिक की मुनाफकत के बाद भी बंदा ना संभले तो वो खता खाता है, वो फिर नहीं संभल सकता। मैं आपकी बात याद रखूंगा, मैंने दिल से कहा तो वो बोले, आज तुम नूर नगर वापस जाओगे, पता नहीं आगे हालात क्या बनते हैं, लेकिन मुझे ना जाने क्यों ये एहसास हो रहा है कि तुम लौट कर यहाँ ज़रूर आओगे। उन्होंने कुछ ऐसे अजीब लहजे में कहा कि मैं अंदर से भीग कर रह गया, इसलिए जल्दी से बोला, यकीन जाने अगर नूर नगर में मामलात फैले ना होते तो मैं यहीं रह जाता। बहुत सुकून है यहाँ पर, मैं यहीं रहना पसंद करता। लेकिन तुम्हारे मुकद्दर में सुकून नहीं है और ना ही इसकी ख्वाहिश करना। खैर अब उठो और तैयार हो जाओ, ड्राइवर तुम्हें नूर नगर छोड़ आएगा। उसके कहने पर मैं उठा तो वो भी उठ गया। उसने मुझे अपने सीने से लगाया तो एक लम्हे के लिए मुझे वो वक्त याद आ गया जब मैं गोपे में बाबा जी से मिला था। वैसी ही ठंडक मेरे अंदर उतर गई। मैं खुद को हल्का फुल्का महसूस कर रहा था, जैसे मुझे कायनात में फेंक दिया गया हो और मैं बेवजन हो गया हूँ। चंद लम्हे यही कैफियत रही। जैसे ही उन्होंने मुझे खुद से अलग किया, मैं खुद में बहुत बोझ महसूस करने लगा। मुझे इस तब्दीली का पूरा एहसास था। ये क्या मुअम्मा था, इसकी मुझे उस वक्त समझ नहीं आई थी। तकरीबन 2 घंटे के बाद जब मैं वहां से निकला तो बहुत ज्यादा पुरजोश था। वो दोनों कुत्ते मेरे साथ गाड़ी में नूर नगर जा रहे थे, जिन्हें मैं कुत्ते कह रहा था। वो मुनाफिकों से ज्यादा अच्छे थे, उन्हें मैं कैसे भूल जाता।